हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है पोस्ट पार्टम हेमरेज। ओबीजी का एक टॉपिक है। क्या होता है पोस्ट पार्टम, क्या होते हैं इसके कोज, ठीक है, और क्या हो सकते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस। तो इस तरीके से हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। इसमें से हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन से ज़्यादा हम थ्योरी देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इजी है, एग्जाम में आता भी है, चाहे वो CHO हो, चाहे नॉर सेट हो, या ESIC या अदर कोई भी नर्सिंग का एग्जाम हो। तो इसकी जो लैंग्वेज देखो बहुत इजी क्वेश्चन है कि ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर ऑफ डिलीवरी इज कंसिडर्ड एज ए पोस्ट पार्टम हेमरेज। मतलब डिलीवरी होने के 24 घंटे बाद कितना ml ब्लड लॉस होगा जिसको हम PPH में कंसिडर्ड करेंगे। तो इसमें ऑप्शन है पहला, आप सोच लीजिए अपने दिमाग में कौन सा आंसर होगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो है व्हेन ब्लड लॉस इज मोर देन 500 ml, ठीक है। व्हेन ब्लड लॉस इज मोर देन 700 ml, व्हेन ब्लड लॉस इज मोर देन 100 ml, व्हेन ब्लड लॉस इज मोर देन 200 ml, ठीक है। ये क्वेश्चन RUHS पोस्ट बेसिक BSc एंट्रेंस और RPSC में आए हुए हैं। तो देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है पोस्ट पार्टम हेमरेज आफ्टर हम नॉर्मल डिलीवरी 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है उसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अब हम कुछ इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखते हैं। बेसिक ये थ्योरी है। देखो पोस्ट पार्टम हेमरेज किसे कहा जाता है, क्वेश्चन हमने देख लिया। अब थ्योरी देखते हैं कि ब्लड लॉस more than 500 ml from genital tract following childbirth, यानी बच्चा जब डिलीवर हो जाता है उसके बाद अगर 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट पार्टम हेमरेज बोला जाता है, ठीक है। पोस्ट पार्टम का मतलब डिलीवरी होने के बाद, कब तक? परप्यूरियम पीरियड यानी 6 वीक तक। डिलीवरी से लेकर 6 वीक के बीच में अगर 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? PPH यानी पोस्ट पार्टम हेमरेज, ठीक है। ये तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद 500 ml को बोला जाता है। अब देखो ब्लड लॉस इज मोर देन 100 ml, यानी 100 नहीं 1000 ml, 1000 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है सिजेरियन सेक्शन के बाद तो उसको हम PPH बोलेंगे। अगर 1000 ml से कम है यानी 500 ml से ज़्यादा और 1000 ml से कम है तो सिजेरियन सेक्शन में उसको हम पोस्ट पार्टम हेमरेज नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर एक कंडीशन और है कि अगर सिजेरियन सेक्शन और स्टेक्टोमी, यानी सिजेरियन भी हुई है साथ में स्टेक्टोमी। स्टेक्टोमी क्या होता है? रिमूव ऑफ द यूट्रस, रिमूव ऑफ द यूट्रस, इसको बोलते हैं स्टेक्टोमी। अगर आपने यूट्रस को बैठा दिया और साथ में सिजेरियन सेक्शन किए तो उसमें अगर 1500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? PPH से बोलेंगे। तो ये 3 टाइप्स के मतलब इसकी डेफिनेशन दी कि 500 ml से ज़्यादा आफ्टर डिलीवरी अगर ब्लड लॉस होता है उसको PPH बोलते हैं। सिजेरियन सेक्शन है तो 1000 ml 1000 ml से अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको PPH बोलते हैं। और अगर सिजेरियन प्लस स्टेक्टोमी है यानी आपने यूट्रस को निकाल दिया 1500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको हम PPH से बोलेंगे। तो ये अपना क्या था? पहला क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा था जिसमें क्या नॉर्मल डिलीवरी कंसीडर की गई। अगर यहाँ सिजेरियन होता तो यहाँ ऑप्शन क्या, ऑप्शन में कहीं ना कहीं 1000 दिया होता, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ PPH आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी के बाद मोस्ट कॉमन कोज कौन सा है PPH का, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन 4 हैं: एटोनिक यूट्रस, क्लोटिंग डिसऑर्डर, ट्रोमेटिक यूट्रस या नॉन ऑफ द दीज। तो आपको आंसर देना है, ठीक है। तो मैं अगर मोस्ट कॉमन कोज की बात करूं, मोस्ट कॉमन कोज अगर PPH की बात करूं, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ PPH की बात करूं तो वो होगा एटोनिक यूट्रस, एटोनिक यूट्रस। और एटोनिक यूट्रस ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। आंसर क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। एटोनिक यूट्रस मोस्ट कॉमन कोज है। तो अब इसके हम कोज भी देख लेते हैं, इसके कोज भी देख लेते हैं। हालांकि
होता है ट्रोमेटिक यूट्रस की वजह से भी पीपीएच, क्लोटिंग डिसऑर्डर की वजह से भी होता है, लेकिन यहाँ पूछेगा मोस्ट कॉमन, द मोस्ट कॉमन कॉज होगा एटोनिक यूट्रस। अब और इसके बारे में कुछ हम पढ़ते हैं। तो यहाँ देख लीजिए आप कोज ऑफ पीपीएच के क्या कारण हैं। तो कोज ऑफ पीपीएच अब 4T से याद रख सकते हैं। फर्स्ट टी टोन, अगर डिक्रीज ऑफ टोन हो जाता है यूट्रस का, यूट्रस के जो टोन डिक्रीज होता है यानी कॉन्ट्रैक्शन की जो कैपेसिटी वो डिक्रीज हो जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एटोनिक यूट्रस। और एटोनिक मोस्ट कॉमन जो कोज है पीपीएच का वो एटोनिक यूट्रस है। 90% केसेज के अंदर एटोनिक यूट्रस की वजह से पीपीएच देखने को मिल सकता है। दूसरा जो कोज है वो ट्रोमा, कोई यूट्रस के अंदर हो गई ट्रोमा, यानी कहीं पेरिनियल हो गई, जेनाइटल जो ऑर्गन है उनमें हो गई, यूट्रस के अंदर कहीं ट्रोमा हो गई, या एपिजियोटोमी जो इंसिजन साइट है वहाँ से ब्लीडिंग होने का कारण हो सकता है, तो उसको बोल दिया हमने ट्रोमा। ठीक है। तीसरा कोज होगा टिश्यू। टिश्यू मतलब कोई भी अंदर टिश्यू रह गए, जैसे प्लेसेंटा के टिश्यू अंदर रह गया, ठीक है, कंप्लीट एक्सप्लेशन नहीं हुआ प्लेसेंटा, उसकी वजह से भी पीपीएच देखने को मिल सकता है। ठीक है। फिर था टी थ्रोम्बिन, यानी कोई कोगुलोपैथी या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जैसे डीआईसी होता है, ठीक है, इनकी वजह से ये डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से भी आपको ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, यानी 500 ml से ज़्यादा आपको ब्लड लॉस देखने को मिलता है डिलीवरी के बाद। तो ये इतने जो 4 कोज हैं ये मेनली कोज करते हैं पीपीएच को। ठीक है। इसमें ध्यान इतना ही रखना है कि मोस्ट कॉमन जो कोज है पीपीएच का वो एटोनिक यूट्रस है। ठीक है। अब आपके सामने पूछ लिया जाए कि टाइप कितने होते हैं पीपीएच के, तो 2 टाइप्स में इसको बांटा गया है। पहला तो होता है अर्ली पीपीएच, या इसको बोल दो प्राइमरी पीपीएच। क्या बोल दो? अर्ली, या इसको बोल सकते हो प्राइमरी पीपीएच। मीन ब्लड लॉस ऑफ ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर। जो फर्स्ट जो 24 आवर यानी डिलीवरी से लेकर के और 24 आवर के बीच में अगर 500 ml से ज़्यादा आपको ब्लड लॉस देखने की कंडीशन, पीपीएच वाली कंडीशन देखने मिलती है, उस पीपीएच को या तो प्राइमरी पीपीएच बोलेंगे या उस पीपीएच को बोलेंगे अर्ली पीपीएच। ठीक है। और जो प्राइमरी पीपीएच का जो मोस्ट कॉमन जो कोज होगा वो होगा एटोनिक यूट्रस या लॉस ऑफ यूटेराइन टोन, यानी जब ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगी यूट्रस तो यूट्रस अपने टोन वो लॉस कर देगा, उसको बोलते हैं एटोनिक यूट्रस। और जो प्राइमरी पीपीएच होता है उसका जो मोस्ट कॉमन कोज होगा वो एटोनिक यूट्रस ही होगा। एग्जाम में अगर ये पूछ लिया जाए कि प्राइमरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कोज क्या है तो एटोनिक यूट्रस है। और मोस्ट कॉमन कोज अगर पीपीएच पूछ लिया जाए, ना उसमें प्राइमरी दिया हुआ है ना सेकेंडरी दिया हुआ है, तो भी एटोनिक यूट्रस है। ठीक है। पहला टाइप हो गया अर्ली पोस्टपार्टम हेमरेज या प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। सेकेंड जो टाइप है वो है लेट पोस्टपार्टम हेमरेज या सेकेंडरी पीपीएच। ये कब होता है? 24 आवर के अंदर तो प्राइमरी पीपीएच, और 24 आवर के बाद और 6 वीक यानी प्रिपेयरिंग वाले पीरियड के बीच में जो पीपीएच होता है उसको बोलते हैं लेट पीपीएच या सेकेंडरी पीपीएच। और सेकेंडरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? रिटेन्ड प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा की कुछ टिश्यू अंदर रह जाते हैं, उसकी वजह से आफ्टर बेबी के डिलीवरी के 24 घंटे बाद आपको ब्लीडिंग देखने को मिलती है, तो मेनली देखने को मिलती है रिटेन्ड प्लेसेंटा वजह से। और तो इसीलिए मोस्ट कॉमन जो कोज अगर सेकेंडरी या लेट पीपीएच का पूछा जाए तो आप रिटेन्ड प्लेसेंटा करोगे, रिटेन्ड प्लेसेंटा करोगे। अदरवाइज अगर ऑप्शन में कुछ नहीं दिया है तो एटोनिक यूट्रस, और प्राइमरी दिया गया तो भी एटोनिक यूट्रस। यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट ऑफ एटोनिक पीपीएच यानी पोस्टपार्टम हेमरेज का मैनेजमेंट पूछा गया है। एटोनिक मोस्ट कॉमन कोज एटोनिक यूट्रस की वजह से पीपीएच होता है, तो उसका मैनेजमेंट क्या होता है? तो उसने पहले दिया गया कि आप यूट्रस को मसाज करोगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है। आप आंसर सोच लीजिए इसका, फिर मैं आपको आंसर बताएं। यूज ऑफ एक्बोलिक, एक्बोलिक मतलब उन ड्रग्स को बोला जाता है जो यूट्रस के टोन को बढ़ाती हैं। इंक्रीज यूट्राइन टोन यानी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है, जिसको ऑक्सीटॉक्सिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टॉक्सिक्स ड्रग्स बोला जाता है उस ड्रग्स को, यूज ऑफ एक्बोलिक। ठीक है। तो ये भी यूज करेंगे हम पीपीएच में। ठीक है। और बाइमैनुअल कंप्रेशन भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग।
एटोनिक यूट्रस के सारे मैनेजमेंट हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें मसाज भी करोगे आप, एक्बोली का यूज करोगे और बाय मैनुअल कंप्रेशन भी करेंगे। तो मतलब ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम क्या शॉर्ट में बिल्कुल पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच, तो कुछ स्टेप्स में इसका मैनेजमेंट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप फर्स्ट में क्या आता है, रिससिटेटिव मेजर्स, इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस। यानी रिससिटेटिव मेजर्स का मतलब पहले क्या है, पेशेंट को स्टेबल करो, पेशेंट को आईवी फ्लूइड दो, पेशेंट को ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन दो, और पेशेंट को आईवी फ्लूइड देके पेशेंट को स्टेबल करो। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी पीपीएच अगर कंडीशन है तो। फिर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यानी हीमोक्रिट लेवल देखेंगे, हीमोग्लोबिन का लेवल देखेंगे, आरएस इनकम्पेटिबिलिटी वगैरह देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर करेंगे डायग्नोसिस। यानी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस इसलिए करेंगे कि भाई एटोनिक यूट्रस है या फिर कोई रिटेंड प्लेसेंटा है अंदर, या कोई रिटेंड प्लेसेंटा है। तो डायग्नोसिस करेंगे ये तो एटोनिक यूट्रस है या फिर अदर टाइप का कोई का कारण है जिसकी वजह से पीपीएच कोई अदर कोज है पीपीएच का, तो उसके लिए डायग्नोसिस करेंगे। तो एटोनिक में अगर हम देखेंगे, एब्डोमेन को पाल्पेट करेंगे, तो हमें क्या है, जब हम एटोनिक यूट्रस का कैसे पता करेंगे, यानी जब हम एब्डोमेन को पाल्पेट करेंगे तो हमें यूट्रस क्या है वो पाल्पेट नहीं होगा। अगर यूट्रस पाल्पेट नहीं होता है इसका मतलब क्या है, एटोनिक यूट्रस है। और हमने एब्डोमेन को पाल्पेट किया और पाल्पेट करने के बाद देखा कि यूट्रस पाल्पेट हो रहा है, तो मतलब ये क्या है, कहीं ना कहीं ट्रोमेटिक पीपीएच हो सकता है या फिर अदर कोज हो सकता है, या रिटेंड अंदर कोई प्लेसेंटा रह गई है। तो इसलिए डायग्नोसिस करना जरूरी है। अब जैसे डायग्नोसिस हो गया, जैसे ही डायग्नोसिस हो गया और आपको पता चला कि क्या है कि एटोनिक यूट्रस, हमने आपने एब्डोमिनल पाल्पेट किया और यूट्रस वहाँ पाल्पेट आपको नहीं हुआ, तो मतलब आपको पता चल गया कि क्या एटोनिक यूट्रस है। तो आप मसाज करोगे यूट्रस को, क्या करोगे, मसाज करोगे यूट्रस को, कंटिन्यू मसाज करोगे। अभी आपने क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है मसाज था, कंटिन्यूस मसाज करोगे यूट्रस को ताकि उसके टोन बढ़ सके, और मेडिकल मेथड अडॉप्ट करोगे। ये था स्टेप सेकेंड। तो आपने मसाज किया और मेडिसिन दी। ठीक है, अब मेडिसिन कौन सी मेडिकल मैनेजमेंट, देखो एटोनिक यूट्रस है तो हम ऐसी ड्रग्स देंगे जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिस, यानी ऑक्सीटोसिन जो होता है उसकी तरफ वर्क करते हैं, यानी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा जिससे उसके टोन बढ़ेंगे और कंडीशन में इंप्रूवमेंट होगा। तो ऑक्सीटोसिक एजेंट बोल दो, या इक्कोबोलिक जो अभी ऑप्शन में था वो कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑक्सीटोसिन आ गया, 20 यूनिट आप ऑक्सीटोसिन दो ताकि क्या है, उसकी जो मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आए यूट्रस की और वहाँ से टोन बढ़ सके। ठीक है, या फिर एर्गोमेस्ट्रिन दो, एर्गोमेस्ट्रिन की आपको डोज भी याद रख लो 0.25 mg। ठीक है, एर्गोमेस्ट्रिन ये भी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगी, या मेथार्जिन दो। ठीक है, 0.20 mg। ठीक है, 0.25 mg ये ड्रग्स हो गई। फिर एक ड्रग आती है कार्बोप्रोस्ट ड्रग कौन सी है, प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग है। क्या है, प्रोस्टा जो ग्लैंडिन है उनके एनालॉग है, और इसको क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस भी बोलते हैं एटोनिक यूट्रस में। किसको, कार्बोप्रोस्ट को ड्रग ऑफ चॉइस भी बोलते हैं, किसमें, एटोनिक यूट्रस में। तो ये आप ड्रग्स दे सकते हो। फिर आपने क्या, सबसे पहले आपने मसाज भी कर दिया, मेडिकल मेथड भी यूज कर लिए। अगर उससे भी कुछ नहीं हो रहा तो आप फिर बाय मैनुअल कंप्रेशन करोगे, यानी बाय मैनुअल कंप्रेशन करोगे। आर्टरी वगैरह कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, तो वहाँ से ब्लड नहीं होगा, यूट्रस की वॉल को ऐसे कंप्रेस करोगे जैसे ब्लीडिंग रुक जाएगी। ठीक है, तो क्या कर, आप यूटेराइन ब्लीडिंग कर सकते हो अंडर एनेस्थेसिया देके, यूटेराइन ब्लीडिंग कर सकते, यूटेराइन पैकिंग कर सकते हो, या बलून टेम्पोनेट कर सकते हो, यानी बलून टेम्पोनेट कर सकते हो। कैथेटर डाल के उसमें 200 ml नॉर्मल सलाइन डालते हैं, इसमें बलून टेम्पोनेट करते हैं पीपीएच में, तो 200 ml एनएस डाल के इन्फ्लेंट करते हैं ताकि वहाँ से कंप्रेस हो सके उसकी यूट्रस की वॉल और ब्लीडिंग रुक सके। अगर ये सारे मेथड फेल हो जाते हैं, आपने मसाज किया वो भी फेल हो गया, आपने मेडिसिन दी वो भी फेल हो गई, आपने क्या किया, बाय मैनुअल कंप्रेशन किया वो भी फेल हो गया, तो लास्ट जो मैनेजमेंट बचता है वो बचता है सर्जिकल मैनेजमेंट। क्या बचता है, सर्जिकल मैनेजमेंट बचता है बंदो बांधो भगजनों। क्या बचता है,
सर्जिकल मैनेजमेंट बचता है, ठीक है। लास्ट मैनेजमेंट आपका क्या होगा, सर्जिकल मैनेजमेंट होगा, ठीक है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट होगा ना, अगर फैमिली कंप्लीट है, यानी फैमिली कंप्लीट है किसी लेडीज़ की, अगर फैमिली कंप्लीट है तो आप हिस्टेरेक्टोमी कर दो। क्या कर दो, हिस्टेरेक्टोमी कर दो। हिस्टेरेक्टोमी फैमिली कंप्लीट है तब, किसी फीमेल की और पीपीएच हो रहा था, आप हिस्टेरेक्टोमी कर सकते हो अगर ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है। अगर उस लेडीज़ की अगर फैमिली कंप्लीट नहीं है, अगर फैमिली कंप्लीट नहीं है तो क्या करोगे आप। अगर फैमिली कंप्लीट नहीं है तो आप क्या करते हो, सुचरिंग कर दो, यानी जो यूटेराइन जो आर्टरी होती है, यूटेराइन और जो ओवेरियन आर्टरी है उसको शूचरिंग कर दो या उसको लिगेशन करके बांध दो ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, अगर फैमिली कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अगर इससे भी आपको काम नहीं हो रहा है, यूटेराइन ओवेरियन आर्टरी आपने लिगेशन कर दिया, उसको शूचरिंग कर दी, उसके बाद ही ब्लड पीपीएच होता ही जा रहा है, तो फिर उसके बाद से फैमिली अगर कंप्लीट नहीं है फिर भी आपको हिस्टेरेक्टोमी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हिस्टेरेक्टोमी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका क्या था, मैनेजमेंट था। आई होप आपको मैनेजमेंट समझ में आएगा। अब मैं कुछ इसके बारे में बता देता हूँ जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया था। तो पीपीएच के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, पीपीएच के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। ठीक है, पीपीएच के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो एक तो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन होगा, एक रिमोट कॉम्प्लिकेशन होगा, ठीक है। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस में आपको देखा जाएगा, अगर हेमरेज हुआ तो शोक देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिलता है, शोक देखने को मिल सकता है, ठीक है, ओके। परप्यूरियल सेप्सिस हो सकता है, परपेरियल सेप्सिस यानी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, ओके। पल्मोनरी इम्बोलिज्म हो सकता है, पल्मोनरी इम्बोलिज्म। ये मैं अर्ली कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, किसके, अर्ली कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, ठीक है। और अदर बात की जाए तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। ये तो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस हो गए। अब हम बात करते हैं लेट कॉम्प्लिकेशन जो पीपीएच है उसकी बात करते हैं। तो लेट कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, आपको सिहान्स सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। सिहान्स सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, क्या, सिहान्स सिंड्रोम और डीएम, ये रिमोट कॉम्प्लिकेशन या लेट कॉम्प्लिकेशन। सिहान्स सिंड्रोम क्या होता है कि हाइपोपिट्यूटरी यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। कब, जब हेमरेजिक कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, तो उसके फंक्शन है डिक्रीज होंगे। तो यही कारण है सिहान्स सिंड्रोम होने का। और डायबिटीज़ मेलाइटिस का भी रीज़न हो सकता है कि बीएमआर वगैरह डिक्रीज होगी, तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो अपना पेनक्रियाज काम नहीं करेगा, तो इसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस वगैरह भी देखने को मिल सकता है। तो थैंक यू सो मच। ये एक छोटा सा अपना टॉपिक था जिसका नाम था पीपीएच, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, और कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को आप डाल सकते हो। थैंक यू सो मच।